हाँ जी स्टूडेंट्स, चेक ऑडियो वीडियो। तो ये आपने टॉपिक कर लिया, एक बार देख लीजिए, कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे। करें स्टार्ट। हाँ जी, एक बार देख लीजिए इसको। सो स्टूडेंट आज स्टार्ट करेंगे, जस्ट वेट। हाँ जी, जस्ट वेट। तो फर्स्ट स्लाइड थी हमारी रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। ग्रोस एरर कमेंट में लिखते चले जाओ, ज़्यादा बताऊंगा नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। कितने टाइप के एरर है भाई? मेनली ग्रोस एरर को मैंने नंबर 1 पे लिखवाया था आपको, फिर नंबर 2 पे लिखवाया था इंपॉर्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर। कोई बताएगा सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप के होते हैं? कोई बताएगा सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप के होते हैं? और फिर थर्ड टाइप ऑफ एरर होते हैं रैंडम एरर। 3 टाइप के होते हैं बच्चों। ये कितने टाइप के होते हैं? 1 2, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ बता दिया, ये लिखा भी है 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है एक फिगर जिसमें जिसमें बेसिकली हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास 2 ही इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से भाई? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, कितने लोग रिवीजन कर रहे हैं? कंफर्मेशन देना मुझे। ठीक है, अब जब भी वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करना होता है कि मतलब आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे होते हैं कई बार बच्चे, तो मुझे ना टेलीग्राम पे व्हाट्सएप कर दिया करो, मतलब सर मैंने मतलब रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे अपडेट रहे कि कितने बच्चे एक्चुअल में सीरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। बहुत एफर्ट लगता है भाई, ये जो पीपीटीज बना रहा हूँ, ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। और ये भी नहीं कि मैंने एक बार में बना ली। आप सोच रहे होंगे पुराने बैच की मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं नहीं, हर बार नई स्लाइड बनानी पड़ती है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ताकि आपको क्लैरिटी से सारी चीज़ें दिखे और कम टाइम में दिखे, राइट, कम टाइम में। अगर मैं हाथ से बनाऊंगा बहुत टाइम आपकी क्लास के दौरान, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने मेहनत करनी है भाई। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, ये बता दिया था। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग, 3 तरह के होते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट? डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो उस पर हम पॉइंट पे सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स एक बार कमेंट में यस नो कर दो। ठीक है जी,
नल डिफ्लेक्शन का कोई एग्जांपल जानते हो आप? नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स का कोई एग्जांपल जानते हो? ये भी रिकॉर्डेड क्लास में अच्छे से देख लेना, जो प्रीवियस क्लास आपको रिकॉर्डेड चली गई है उसमें देख लेना, ठीक है। जी चलिए चलिए जी चलिए, गुड, यस कर रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी। और देखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेशन ये देख रहे हैं, आप बता दूं मैं आपको, उनकी 100% सिलेक्शन इसलिए होनी है क्योंकि वो रेगुलर बैच में आ रहे हैं, रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया जी। फिर ये तो टॉपिक हो चुका है हमारा, इस पे तो अभी ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं कि व्हाट आर द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर द नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, नल टाइप डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट। कौन सा डिफ्लेक्शन? जब पॉइंटर जीरो से दूर जाए। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक जीरो पे आने के बाद रीडिंग लेते हैं और एक जीरो पे, जीरो से जब दूर जाए तब रीडिंग लेते हैं। तो हम पॉइंट उठाएंगे आज डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट को लेकर, ठीक है। और ये हमने टॉपिक उठा लिया, मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा स्टूडेंट, इस वाले टॉपिक को थोड़ा मैथमेटिकल वे में लेके आऊंगा इस टॉपिक को। मेजर तीन कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी? हाँ जी, हमारे पास तीन कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंडिकेटिंग, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट में तीन है हमारे पास, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और एग्जांपल याद रखना भाई इनके, वोल्ट मीटर, एमीटर, पावर फैक्टर मीटर। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एनर्जी मीटर जो घरों में आपका लगा होता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं जो वैल्यूज को, प्रीवियस वैल्यू को ऐड करके रखता है, ठीक है। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर की जो यूनिट होती है स्टूडेंट, जैसे एनर्जी यूनिट, आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपने जाउल में आंसर देना है या वाट सेकंड में आंसर देना है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी मीटर मेजर करता है, वो है किलोवाट आवर, KWH। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये तीन तरह के आपके आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और डिफ्लेक्ट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जस्ट वेट। अब यहां पर ये है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेकर मैं कल क्लास में डिस्कस कर रहा था। देखिए, एक हमारे पास, अगर ध्यान से आप इसको देखो, यहां पे देखिए, आप इस फिगर को देखिए, एक मैकेनिज्म दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मैकेनिज्म दिख रहा है, तो अगर इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, इस पॉइंट, यहां एक अरेंजमेंट दिख रहा होगा आपको, एक अरेंजमेंट दिख रहा है, ये कोई अरेंजमेंट है मान लिया, और ये जो चीज, ये एक पॉइंटर है, क्या है? पॉइंटर। तो पॉइंटर को अगर हम इस साइड से, ये जीरो पॉइंट दिख रहा होगा आपको, जीरो, तो यहां से जो टॉर्क लगेगा, यहां से जो टॉर्क लगेगा, पॉइंटर को जीरो से दूर धकेलने के लिए, जीरो से दूर भेजने के लिए, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और जो अपोजिट साइड से इसको रोकने पे टॉर्क लगेगा, जिसको बैलेंस करेगा, वो लगेगा, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। यस और नो? ये आपको ऊपर स्केल दिख रहा होगा, आपको स्केल दिख रहा है यहाँ पे स्केल। तो ये समझ में आया आपको? एक अरेंजमेंट होता है जो पॉइंटर को मूव कराता है, कहां से? जीरो से दूर। मैं डिफ्लेक्टिंग पॉइंटर की बात कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंटर है, यहां से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, और जो प्रोड्यूस करेगा ये मैकेनिज्म, और एक कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस किया जाएगा अपोजिट साइड से। तो दो टॉर्क हो गए, एक कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। दो टॉर्क हो गए, एक कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो सबसे पहले जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, और इसको हम एक और नेम से भी जानते हैं। इसका सिंबल तो देखो, सिंबल होता है TD। क्या होता है सिंबल? TD, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझ में आया? अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम TD भी कहते हैं, और इसका एक और नेम भी है, ऑपरेटिंग टॉर्क। क्या कहते हैं इसको? ऑपरेटिंग टॉर्क। तो क्या पर्पज है इसका? पॉइंटर को जीरो से कहां लेके जाना है? अवे लेके जाना है। अभी बोला ना, जीरो से दूर हम पॉइंटर को लेके जाएंगे, किसके ऊपर? स्केल के ऊपर, ठीक है। क्या मेजर करना है? करंट और वोल्टेज। मतलब ये कितना मूव करता है जीरो से, ये जीरो से कितना दूर दूर जाएगा, ये पॉइंटर जीरो से उतना ही दूर जाएगा, ये उतना ही प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट या वोल्टेज के। मतलब जितना अमाउंट ऑफ, मतलब 1 एम्पियर करंट मेजर करना है तो ये 1 पे जाएगा, तो जितना 1 एम्पियर करंट का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही तो दूर जाएगा। अगर 2 एम्पियर करंट हुआ तो 2 एम्पियर पे रुकेगा जाके। तो ये जो प्रोपोर्शनल होता है, जो क्वांटिटी मेजर की जाएगी, हर बार जब आप रीडिंग लेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि पॉइंटर 1 पे रुकेगा या 2 पे, डिपेंड करते हैं। अगर आपने 1 अमाउंट जितना मैग्नीट्यूड है उसने देना है तो 1 पे रुकेगा, 2 एम्पियर पे रुकना है तो 2 पे रुकेगा जाके। तो इसका मतलब जो पॉइंटर की जो डिफ्लेक्शन है,
वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रही है। डिफ्लेक्शन कितनी दूर जाएगी आपकी जीरो से, वो डिपेंड करेगी किस अमाउंट में करंट और वोल्टेज हमें मेजर करना है। 1 एम्पियर में मेजर करना है तो 1 एम्पियर जितना टॉर्क आएगा, 2 एम्पियर मेजर करना है तो 2 एम्पियर जितना टॉर्क बनेगा। कौन बनाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? ये प्रोड्यूस किया जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर थर्मल इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, डिपेंड करेगा वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ये जो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, सॉरी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो ये होता है, इसको प्रोड्यूस करने का या तो मैग्नेटिक प्रिंसिपल होता है या फिर थर्मल प्रिंसिपल होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल होता है। और इन टॉपिक्स पे अभी मैं आने वाला हूं। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या होता है थर्मल इफेक्ट, और क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, और क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, राइट। तो ये सब चीजें, ठीक है, ये अपकमिंग टॉपिक है। तो ये बेसिकली हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये अपकमिंग टॉपिक है। और ये शॉर्ट फॉर्म होगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की कितनी जॉब है? वन जॉब है इसकी। एक काम है पॉइंटर को जीरो से दूर लेके जाना, पॉइंटर को जीरो से दूर लेके जाना। आया समझ में? यस और नो? अच्छा, कंट्रोलिंग टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है, हमें ऐसा लगता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क की एक जॉब है पॉइंटर को रोकना, लेकिन नहीं डियर स्टूडेंट, इसकी दो जॉब है, दो काम है इसके। देखिए, जो अभी मैं आपको फिर से फिगर दिखाऊं, नेक्स्ट फिगर पे जाके देखिए। अगर अगर यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया आपने, यहां पर ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, अगर आपने अपोजिट साइड से कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं लगाया ना, तो ये पॉइंटर सीधा कहां चला जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा और यहां गिर जाएगा जाके। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? अपोजिट साइड से एक क्या करना पड़ता है? मान लिया पॉइंटर को यहां रुकना है, आके यहां पे रुकना है, तो यहां पर एक अपोजिट, इसको रोकने के लिए पहले से ही अपोजिट साइड से कंट्रोलिंग टॉर्क हम डेवलप करते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है पॉइंटर को स्टॉप करने के लिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से प्रोड्यूस पॉइंटर चला, जीरो से दूर चला, हम कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और देख भी लीजिए आप पॉइंट, पर्पस क्या है? जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर जीरो से दूर गया था, उसको अपोज करना है। यस और नो? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करेगा तभी ना पॉइंटर रुकेगा स्टेडी स्टेट में जाके। स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल स्टेट में जाके। ये लिमिटिंग करता है पॉइंटर की मूवमेंट को, टू एंश्योर स्टॉप एट डेफिनेट एंड एक्यूरेट पोजीशन। तो अपोजिट साइड से पॉइंटर को स्टडी स्टेट में जो रोकना की का जो पावर होता है, वो टॉर्क होता है, वो कंट्रोलिंग टॉर्क है। और किसके अपोजिट लगेगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। लिखा भी मैंने, पहले बता भी दिया, अपोज करता है किसको? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोज करता है। तो यहां ये स्टूडेंट जो चीजें मैंने बताई ना, पर्पस क्या है, हाउ इट इज प्रोड्यूस, हर हर कॉन्सेप्ट में एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करने की बात होती है। जब भी आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। मैंने प्रॉपर लिखा है किस पर्पस से बनाया गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? मैग्नेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क को टीसी से लिखते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को टीडी से लिखते हैं। पर्पस क्या है इसका? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करना? अपोज करना। प्रोड्यूस कैसे करते हैं आप ये भी बताऊंगा आने वाले टॉपिक्स में, स्प्रिंग और ग्रेविटी मैकेनिज्म, राइट। अगर ये टॉर्क नहीं होगा, absence ऑफ दिस टॉर्क, पॉइंटर वुड जस्ट स्विंग वाइडली, तो पॉइंटर जीरो से बहुत दूर चला जाएगा, जो हमें एंड पे जाके गिर जाएगा, तो रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अभी मैंने कहा इसकी एक जॉब तो ये हो गई, अपोज करना है। वन जॉब तो ये हो गई, अपोज करना है पॉइंटर को, और जीरो से दूर जाके कहीं ना कहीं इसको स्टेबल पोजीशन में जाके रोकना भी है। दूसरी जॉब जो इसकी सेकंड जॉब है, जो सेकंड जॉब है डियर स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड जॉब है किसकी? कंट्रोलिंग टॉर्क की। वो ये है, जब रीडिंग फिनिश हो जाए तो वापस पॉइंटर को जीरो पे लेकर जाना, वापस पॉइंटर को जीरो पर लेकर जाना। तो वापस जब रीडिंग स्टडी स्टेट में रीडिंग आपकी स्टेबल, मतलब आपने मेजर कर लिया कुछ भी, तो वापस पॉइंटर को जीरो पर भेजना, ये भी किसका काम है? कंट्रोलिंग टॉर्क का। किसका काम है? तो कंट्रोलिंग टॉर्क हैज टू जॉब्स। One is to oppose the deflecting torque, और सेकंड क्या है? सेकंड जॉब क्या है? टू ब्रिंग बैक, लिख लीजिए, नोट बनाइए, टू ब्रिंग बैक पॉइंटर टू द जीरो पोजीशन। टू ब्रिंग बैक, लिखिए, टू ब्रिंग बैक पॉइंटर टू द जीरो पोजीशन। टू ब्रिंग बैक पॉइंटर टू द जीरो पोजीशन। टू ब्रिंग बैक पॉइंटर टू द जीरो पोजीशन। क्या ये समझ में आया? ब्रिंग बैक पॉइंटर टू द जीरो पोजीशन, टू ब्रिंग बैक पॉइंटर टू द जीरो पोजीशन, पॉइंटर टू द
जीरो पोजीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस और नो, टू ब्रिंग दैट पॉइंटर टू द जीरो पोजीशन। हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क समझ में आया? अच्छा, अब थर्ड वाला टॉर्क है डैम्पिंग टॉर्क, जिसको रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, यहां पर एक एमसीक्यू भी आता है, यहां पर एक एमसीक्यू भी आता है कि स्टडी स्टेट में जाकर टीडी और टीसी में क्या रिलेशन होता है। तो स्टडी स्टेट में हमारा टीडी जो होता है वो टीसी के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? अगर टीडी और टीसी इक्वल आएंगे तभी पॉइंटर स्टडी स्टेट में रुक पाएगा। तो ये कंडीशन याद रखना। दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स एमसीक्यू, 5 स्टार दे रहा हूं इस टॉपिक, इस पॉइंट को, इस एमसीक्यू को। टीडी इक्वल टू टीसी, टीडी इक्वल टू टीसी, टीडी इक्वल टू टीसी मींस, टीडी इक्वल टू टीसी मींस पॉइंटर मस्ट बी, टीडी इक्वल टू टीसी, पॉइंटर मस्ट बी स्टेबल एट पर्टिकुलर पोजीशन। स्टेबल हो जाएगा स्टडी स्टेट में, रुक जाएगा, क्योंकि जितना टीडी है उतना ही आपने टीसी लगा दिया। इसको स्टडी स्टेट पोजीशन बोलते हैं। नाउ कंट्रोलिंग, सॉरी, डैम्पिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होता यह है जब पॉइंटर जीरो से दूर जाएगा तो पॉइंटर जीरो से दूर जाकर जहां पर भी रुकने की कोशिश करता है वहां कुछ उसमें फ्लक्चुएशन रह जाती है, और अगर वो फ्लक्चुएशन को आपने खत्म करना, डैम्प करना है, तो एक और टॉर्क हम प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या पर्पज है इसका? टू एलिमिनेट द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मींस फ्लक्चुएशन, जिसको ओवरशूटिंग या अंडरशूट, पेपर में क्वेश्चन आया था एक बार, ओवरशूट और अंडरशूट जो होता है, ये किस किस डिफ्लेक्ट, किस तरह के टॉर्क में की बात होती है, यहाँ पर किस तरह की टॉर्क की बात होती है? क्या टीडी टॉर्क होता है, क्या टीसी टॉर्क होता है, क्या डैम्पिंग टॉर्क होता है? यहाँ पर बात होती है डैम्पिंग टॉर्क की, जिसको रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं। ओवरशूट या अंडरशूट को खत्म करने के लिए या ऑसिलेशन खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डैम्पिंग टॉर्क। अभी आगे बताऊंगा इसके क्या मेथड है। हाउ इट इज प्रोड्यूस, एयर फ्रिक्शन मेथड है। ये डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स किस तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया। एयर फ्रिक्शन मेथड है या फिर एडी करंट मेथड है, ठीक है। देखिए चीज यार ना, विदाउट अफेक्टिंग द कंट्रोलिंग एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जो डैम्पिंग टॉर्क इस तरह से दिया जाता है कि डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है जी। तो अभी हम नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं। तो ये है आपके मेथड कुछ लिखे हुए हैं, आप नोट कर लें, जल्दी से नोट बनाएं यहां पर। अगर मुझे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में आगे बताऊंगा, डिपेंड करेगा पीएमएमसी में कैसा होगा, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट में कैसा होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम टीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीडी। क्या कहते हैं? टीडी। और क्या नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को? और किस नाम से जानते हैं? बताओ, जल्दी से बताओ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को और किस नाम से जानते हैं? बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या करना है, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पोस्ट करना और सोचना। हाँ, एमसीक्यू वगैरह आई विल टेल यू, टेंशन नहीं लेनी, एमसीक्यू बताऊंगा मैं, एमसीक्यू भी आएंगे, वेट करो। एक एमसीक्यू तो डियर स्टूडेंट मैंने बता भी दिया आपको। व्हाट टाइप ऑफ एमसीक्यू पूछ रहे एक बच्चे, भाई ये क्या बताया मैंने? अभी तो बताया। ये क्या लिखा हुआ है? ये एमसीक्यू नहीं, ठीक है, वेट करें। और बताओ, और तो कोई डाउट नहीं है ना? अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क देने के हमारे पास दो मेथड हैं, स्प्रिंग कंट्रोल अभी मैंने बोला, और ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। स्टूडेंट पूछ लेगा पेपर में, इनमें से कौन सा मेथड आपके कंट्रोलिंग टॉर्क एमसीक्यू में, कि कंट्रोलिंग टॉर्क का इनमें से कौन सा मेथड है? तो ये अगर स्प्रिंग कंट्रोल अवेलेबल है तो स्प्रिंग कंट्रोल को टिक कर देना, और ग्रेविटी कंट्रोल अवेलेबल है तो ग्रेविटी कंट्रोल टिक कर देना, या फिर बोथ भी टिक कर सकते हो आप, अगर दोनों अवेलेबल है बोथ भी कर सकते हो, ठीक है, बोथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, थोड़ा सा नोट्स बना लें यहाँ पर, कुछ बच्चों को लग रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक मेथड लिख रहा हूँ, ये ग्रेविटी कंट्रोल वाला लिख रहा हूँ, पहले यहाँ थोड़ा सा ग्रेविटी कंट्रोल के मैं नोट्स बना दूं। ग्रेविटी कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल? ग्रेविटी कंट्रोल के नोट्स बना लीजिए थोड़ा सा। स्टूडेंट एमसीक्यू की टेंशन ना लो, कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा एमसीक्यू क्या है, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा मैं, आपको सब तो करवाना है। एक सेकंड रुकिए, देखिए, ये देखिए आपको एमसीक्यू दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसी स्लाइड में, स्लाइड पढ़ानी है मैंने आपको। और एक सेकंड, जस्ट वेट।
ओके, तो मैं पॉइंट उठा रहा था, क्या पॉइंट था हमारा? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आइए, एक सेकेंड रुकिए। जस्ट वेट 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 वेट। एक तो मैंने आपको न्यूमेरिकल ये दिखाया, देखो वेट कर रहा हूँ। देखो एक न्यूमेरिकल मैंने ये दिखाया इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल होने चाहिए। एक स्लाइड और दिख रही थी मुझे न्यूमेरिकल की, बस एक स्लाइड और थी न्यूमेरिकल की, बस शो एक बार हो जाए मुझे। हाँ जी हाँ जी, सेकंड स्लाइड में है क्या? थर्ड नंबर पेज पे, थर्ड नंबर पे पेज पे, एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए, ये देखिए एमसीक्यू आई विल कवर डेफिनेटली, इसी बैच में कवर करूंगा, ठीक है। और इन स्लाइड्स में पीपीटीज में ही है कहीं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ग्रेविटी कंट्रोल पे आते हैं, ठीक है। अब तक मैंने क्लियर कर दिया आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है। ऑपरेटिंग टॉर्क, बिल्कुल सही कहा भाई आपने, ठीक है। मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी तरह का कोई तरह का डाउट तो नहीं? जल्दी से बता दीजिए, किसी तरह का डाउट डाउट तो नहीं? जल्दी से बता दीजिए। ग्रेविटी कंट्रोल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म की। ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म किसकी बात चल रही है? जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क देते हैं, जिसके दो फंक्शन होते हैं। क्या क्या दो फंक्शन होते हैं? एक तो पॉइंटर को स्टडी स्टेट में जाकर जीरो जीरो से दूर जहां भी वो भी जा रहा है उसको रोकना है। दूसरा काम, टू ब्रिंग बैक द पॉइंटर एट जीरो पोजीशन। दो काम है, दो जॉब है किसकी? कंट्रोलिंग टॉर्क। देखा जाए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की एक जॉब होती है जीरो से दूर भेजना। कंट्रोलिंग टॉर्क की दो जॉब है, जीरो से दूर जा रहा है वहां पे रोकना, उसके बाद वापस जीरो पे भेजना। दो जॉब होगी, यहाँ पर होगी। एक जॉब किसकी होती है वापस? लास्ट वाले टॉर्क की, डैम्पिंग टॉर्क की। तो टोटल चार जॉब होती है यहाँ पर। फर्स्ट जॉब जीरो से दूर जाना, सेकंड टू जॉब है जीरो से दूर जाकर रोकना, वापस जीरो पे भेजना। दो ये जॉब होगी, पहले एक, दो ये तीन, और एक और जॉब होगी ऑसिलेशन को डैम्प करना, डैम्पिंग टॉर्क वाली। तो चार जॉब से काम कंप्लीट हो रहा है, राइट। चलिए अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली चीजें बताऊंगा, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म, डियर स्टूडेंट, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे आप लोग अलग से। ग्रेविटी कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल क्या है भाई? ग्रेविटी कंट्रोल। तो स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, ग्रेविटी कंट्रोल, जो ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म है, इसका फिगर तो आपने देख लिया होगा। एक काम करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल का अपने पास फिगर पड़ा भी है, वो देख लेते हैं कहाँ पे है ना फिगर अपने पास? एक सेकेंड, ये ग्रेविटी कंट्रोल फिगर मैं बाद में अटैच कर दूंगा यहाँ पे, अब मुझे सर्च करने में टाइम लग जाएगा। देखिए होता है ये, जब पॉइंटर को जीरो से दूर आप लेकर जा रहे हो, तो स्टूडेंट एक बात मुझे बताइए, वो जीरो से दूर कैसे जाएगा? मैंने अभी बोला जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये उतना ही प्रोड्यूस होगा जिस अमाउंट में आप करंट डालोगे। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा हुई तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी ज्यादा बनेगा। अगर करंट की वैल्यू कम हुई, कौन सा करवा रहा हूँ? ग्रेविटी कंट्रोल, तो आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी ज्यादा बनेगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको लिख लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क बनता है, जिसको कंट्रोलिंग टॉर्क जिसके देने के दो मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड ग्रेविटी कंट्रोल है, दूसरा मेथड स्प्रिंग कंट्रोल है। तो ग्रेविटी कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉर्क बनाते हैं
वो बेसिकली इस तरह से होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के होता है। जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है उस तरीके से बढ़ता है ये, ऐसे। स्टूडेंट एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड।
हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार ना कंफर्मेशन दो। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा ना एकदम से इमरजेंसी कॉल आ गई, सडनली क्लास फोकस हट जाता है। मैंने अब एयरप्लेन मोड पे लगाता हूँ पहले तो इसको ना। चलो प्रेजेंट तो सारे, तो माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, हम जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनाते हैं किसके अंदर, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर। किसके अंदर, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर वो बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ये कुछ इस तरह से, जैसे साइन की वैल्यू पहले बढ़ती है ना, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, फिर नेगेटिव में बढ़ता है, फिर पॉजिटिव में, ऐसे पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये इस तरह से चेंज होता रहता है कंट्रोलिंग टॉर्क। कौन सा मेथड कर रहा हूँ, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं वन और इक्वेशन टू इक्वेशन को इक्वेट करूं तो एक पॉइंट लिखता हूं मैं, स्टडी स्टेट। क्या लिखता हूं, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट पे पता क्या होगा, जाके स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा, ये जो स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा, ये जो, एक सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टीडी और टीसी इक्वल हो जाएगा। मतलब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट में टीडी लिखा है, लेफ्ट में टीसी लिखा है। तो स्टडी स्टेट में मैंने आपको बोला था टीडी इक्वल टू क्या होता है, टीसी होता है कि नहीं होता है, होता है, बताया था मैंने पहले। अगर लेफ्ट इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो आई किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा की। किसकी इक्वल आ जाएगा, तो जो आई होता है ना करंट, करंट यहाँ पर जो बढ़ता है वो साइन की फॉर्म में बढ़ता है, पहले साइन थीटा की फॉर्म में बढ़ता है। मतलब पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ऐसे जैसे साइन चलता है ना, साइन की वैल्यू पहले 0 से 1 तक जाती है, फिर ऐसे फिर डिक्रीज होती है, ऐसे। तो ये इक्वेशन बनती है इस तरह से। जो स्केल चलता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल चलता है, जहां पर पेपर में पूछेगा जो ग्रेविटी कंट्रोल रिलेशनशिप होती है उसमें करंट और जो करंट की जो रिलेशनशिप होती है आपके फंक्शन के साथ, वो फंक्शन किस तरह का होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा होता है, आई प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, राइट। तो इसका मतलब जो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल हो गया एक तरह का, किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्केल हो गया। वही डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी कंट्रोल के साथ साथ अगर हम दूसरा पॉइंट लें, अगर हम ग्रेविटी कंट्रोल के साथ दूसरा पॉइंट लें, दूसरा पॉइंट कौन सा था, हाँ स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म भाई, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। तो स्प्रिंग कंट्रोल में देखो क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल में यहां बता देता हूँ, ये नोट्स शेयर कर दूंगा मैं आपको जो क्लास में मैं बना रहा हूँ, अगर आप नहीं भी बना पा रहे हो। स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म याद रखना, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। तो यहां पर डियर स्टूडेंट जो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है ये किस एक्सप्रेशन पर बेस होता है, टीसी इक्वल टू कंट्रोलिंग टोक की बनाना ना हमने, जो कंट्रोलिंग टोक होता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो सिर्फ याद नहीं करना, सिर्फ देखना होता है। मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना मैं आपको बताता हूँ आपको। इसकी एक वैल्यू होती है ई, ई जो आपका ई, एक होता है यहाँ पर बी, एक होता है टी क्यू, ये कुछ कंपोनेंट है यहाँ पर, ई बी टी क्यूब डिवाइड बाई 12 एल, राइट। और इतना न्यूटन मीटर
चेक करिए एक बार ऑडियो वीडियो। तो कहाँ पे आ गए थे हम? टॉक की बात चल रही थी ना, तो इसका बता दिया था, थोड़ा सा बता दूं अभी। ग्रेविटी कंट्रोल के बाद स्प्रिंग कंट्रोल की बात चल रही थी। स्प्रिंग कंट्रोल, तो स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है भाई? स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है? स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है टीसी। टीसी की बात करेंगे ना पहले, जैसे टीसी, यहाँ पे टीसी क्या था, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ जो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है, यहाँ टीसी किसके प्रोपोर्शनल है मैं आपको बताता हूँ। टीसी जो इक्वल होगा, एक एक्सप्रेशन है जैसे ई यंग मॉडुलस है आपका, बी विड्थ है, टी यहाँ पर थिकनेस है मटेरियल का जो हमने यूज किया है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर थीटा ले लिया, डिवाइड बाई एक एक्सप्रेशन, डिवाइड बाई क्या, 12L। तो आप यहाँ देखिए जो टीसी और थीटा में ये थीटा है, ये थीटा है आपका, ये वाला थीटा, दिस इज 0 थीटा। तो जो टीसी और थीटा के बीच में जो रिलेशन दिख रहा है वो प्रोपोर्शनल का दिख रहा है, क्योंकि टीसी के साथ कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा, तो टीसी प्रोपोर्शनल टू थीटा दिख रहा है। और ये तो हमें पता ही है कि जो टीडी होता है वो तो प्रोपोर्शनल करंट के होता ही है। तो अगर मैं टीसी इक्वल टू टीडी आ रहा है, तो थीटा किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आई के। तो जो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा, एंगुलर, ये थीटा कौन सा एंगल होता है? थीटा वो एंगल होता है जो हमारा, जब कोई पॉइंटर मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जाके जो डिफरेंस आता है उनके बीच में, दैट इज योर थीटा। दिस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, दिस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को आपने ओम्स लॉ में देखा होगा, दो चीजें परफेक्ट प्रोपोर्शनल दिख रही हैं, इसको बोलते हैं लीनियर केस, बोला था ना इसको। तो यहाँ पर जो स्केल बनेगा वो यूनिफॉर्म स्केल बनेगा। कैसे बनेगा? जब ये बिल्कुल परफेक्ट दिखे, दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखें विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ थीटा और आई के बीच में साइन लगा हुआ है, साइन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नॉन लीनियर होता है लेकिन यहाँ आई के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म स्केल है। कैसा स्केल है? यूनिफॉर्म स्केल। तो किसका यूनिफॉर्म स्केल होता है? स्प्रिंग कंट्रोल का। किसका नॉन यूनिफॉर्म होता है? ग्रेविटी कंट्रोल का। किसके मेथड है? कंट्रोलिंग टॉर्क के, कंट्रोलिंग टॉर्क के। समझ में आया? कंट्रोलिंग टॉर्क के किसके मेथड है? कंट्रोलिंग टॉर्क के। क्लियर है जी? कंट्रोलिंग टॉर्क के, यहां तक कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? ठीक है जी। कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? एक बार चेक कर लो ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, तो यहां तक हम कर लेंगे, आज इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और अभी हम अपकमिंग वीडियोस में आपको बता दूं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जो मैंने बताया ना, कि अपना मैंने बोला आपको मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास नंबर 4, कि जो आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिस एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां इनसे क्वेश्चन आए आपके। ठीक है, देखिए पीएमएमसी के बारे में डिटेल दूंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, मैग्नेटोमीटर। आपको ये देखिए परफेक्ट एक जिस समरी दिख रही होगी आपको, ये टेबल दिख रही होगी, पेपर में पूछता है कि पीएमएमसी किसके काम आता है? डीसी के काम आता है। मूविंग आयरन एसी डीसी के काम आता है। डायनमोमीटर एसी डीसी दोनों के काम आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी, और इसके साथ साथ ये लास्ट टेबल है, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी था। एक सेकेंड क्वेश्चन, हाँ ये वाला न्यूमेरिकल, लास्ट वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो जल्दी से बता दीजिए। ठीक है जी, चलिए।